औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स पढ़ने हैं, ठीक है। और एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको कोएगुलेशन सिस्टम का प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रो कोएगुलेंट फेजेस यानी कि कोएगुलेशन कराने वाले 3 फेजेस होते हैं। देखिए, एक होता है वैस्कुलर फेज़ जो वेसल्स के लेवल पे अकर करा होता है, दूसरा होता है प्लेटलेट फेज़ और तीसरा होता है कोएगुलेशन फेज़, ठीक है। इनका पता होना चाहिए। उसके अलावा कि ये प्रो कोएगुलेंट फेजेस के साथ-साथ हमारी बॉडी में फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम भी काम कर रहा होता है, ताकि जो फाइब्रिन बने उसको तोड़ा-फोड़ा जाए। और इसका काम क्या होता है कि क्लॉट को सिर्फ़ इंजरी की साइट पे बनवाएगा। ऐसा ना हो कि क्लॉट इंजरी के मतलब जहाँ सेलुलर इंजरी हो रही है या जहाँ वेसल इंजरी हो रही है, वहाँ से निकल के क्लॉट बाहर फॉर्मेशन भी उसकी स्टार्ट हो जाए। तो ये काम होता है फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम का। तो हमारी बॉडी में प्रो कोएगुलेंट फेजेस भी चल रहे होते हैं और फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम भी चल रहा होता है, ठीक है। एक और बात जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि नॉर्मली हमारी जो एंडोथेलियम होती है उसकी वेसल्स की जो एंडोथेलियम होती है उसका क्या काम होता है कि वो कोएगुलेशन नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स को अपने साथ बाइंड नहीं करने देता। उसके अलावा एंडोथेलियम सेल के अंदर से क्या रिलीज़ हो रहे होते हैं, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स। और इन एक्टिवेटर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि प्लाज्मिन का क्या काम है कि ये फाइब्रिनोलाइसिस कराता है, तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। उसके अलावा एंडोथेलियल का काम होता है कि इसने प्रोटीन सी को एक्टिवेट करना होता है। और जब प्रोटीन सी एक्टिवेट हो जाता है तो प्रोटीन सी का काम क्या होता है कि उसने बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स को और उसके अलावा बहुत सारे जो प्रो कोएगुलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिग्रेड करवाना होता है। उसके अलावा क्या होता है कि ठीक है, तो प्रोटीन सी का काम होता है एंटीकोएगुलेंट इफ़ेक्ट होता है। और वो ये कैसे करा रहा होता है, वो थ्रोम्बोमोडुलिन के थ्रू करवाता है। और थ्रोम्बोमोडुलिन थ्रोम्बिन को बाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। उसके अलावा एंडोथेलियल सेल से हेपरिन लाइक प्रोटियोग्लाइकैन प्रोड्यूस होते हैं, ये भी कोएगुलेशन को इनहिबिट करेंगे। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन I2 बनता है जिसको प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, ये भी इनहिबिटर होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, किसी जगह पे इंजरी हुई, सपोज़ इस जगह पे। अब जिस जगह पे इंजरी होती है सबसे पहले वहाँ पे होती है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो एक टिश्यू का प्रेशर भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो टिश्यू पड़ा हुआ है उसके अंदर प्रेशर भी जनरेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे क्योंकि एक तो प्रेशर भी जनरेट हो गया, वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ ब्लड थोड़ा-सा आहिस्ता हो जाएगा और ब्लड का स्टेसिस क्रिएट हो जाता है। अब स्टेसिस का क्या फ़ायदा होता है कि इस जगह पे अगर इंजरी हुई है तो यहीं-यहीं क्लॉटिंग हो, इससे बाहर क्लॉटिंग ना हो, ये फ़ायदा होता है। तो जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ ब्लड का स्टेसिस हो जाता है। और स्टेसिस होने की वजह से क्या होता है कि थ्रोम्बस सिर्फ़ उस साइड ऑफ इंजरी पे बनता है। उसके अलावा जब ब्लड एक्स्ट्रावेसेट होके बाहर जाता है तो क्या ख़्याल है कि जब बाहर जा रहा है ब्लड में प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं। और प्लेटलेट्स अब एंडोथेलियल कोलेजन वगैरह से एक्सपोज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इस एक्सपोज़र की वजह से क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि आगे पूरा कैस्केड एक्टिवेट होता है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और वो एडीपी वगैरह रिलीज़ करते हैं। और ये फ़र्दर आगे प्लेटलेट की एग्रीगेशन कराएगी। और टिश्यू फैक्टर जो है वो भी कोफैक्टर के तौर पे काम करता है फैक्टर नंबर 7 के लिए। और पूरा कोएगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी कि एक जगह वेसल की इंजरी हुई, वेसल में से लीकेज शुरू हुआ, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने वहाँ से ब्लड को निकलने से रोकना है, ठीक है। अब हमें पता है, हमने सारा प्रोसेस यहाँ पढ़ा हुआ है कि कैसे जब वेसल की इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स जो हैं वो सब एंडोथेलियल कोलेजन के साथ एक्सपोज होते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा था वॉन विलेब्रेंट फैक्टर भी पढ़ा हुआ होता है जिसने सब एंडोथेलियल कोलेजन से प्लेटलेट्स को बाइंड करना था। और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के साथ फैक्टर 8 भी बाइंड हुआ होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्लेटलेट्स जब पहले आके एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट होने के बाद वो अपनी शेप चेंज करते हैं और वो अपने अंदर से चीज़ें रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं रिलीज़ रिएक्शन। और इन रिलीज़ रिएक्शंस में क्या-क्या होता है कि प्लेटलेट्स के अंदर से क्या-क्या रिलीज़ होता है, एडीपी रिलीज़ होता है प्लेटलेट के ग्रैन्यूल्स में से। उसके अलावा प्लेटलेट्स का फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब 2 तरह के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज। इनका क्या काम होता है कि जो मेम्ब्रेन में से जो प्लेटलेट मेम्ब्रेन होती है उसमें से जो एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ होते हैं, यानी प्लेटलेट मेम्ब्रेन डैमेज होती थी, फॉस्फोलाइपेज क्या कराता था, वहाँ से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करा देता है। साइक्लोऑक्सीजिनेज और थ्रोम्बोक्सेन A2 का क्या काम होता है कि इन्होंने आगे फर्दर उसकी कन्वर्जन करानी होती है। अब क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के पास PGI2 सिंथेटेज एंजाइम मौजूद
नहीं होता, वो लैग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो हमें पता है कि प्लेटलेट को एक्टिवेट कराने के लिए डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। तो जैसे ही प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है, 2B3A रिसेप्टर, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है प्लेटलेट की सरफेस पे, और इसका काम क्या होता है कि इस प्लेटलेट की सरफेस पे जब ये रिसेप्टर एक्सपोज होता है तो इसने फाइब्रिनोजन को बाइंड करना है, और वो फाइब्रिन की चेन्स बनती थी, और हमने पढ़ा था कि कैसे वो प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ती थी। ये एक ब्रिज सा बना लेता था, ठीक है, और इसके रिजल्ट में थ्रोम्बस बनता था। उसके अलावा और कौन-कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएँगे, उसमें सेरोटोनिन होता है, प्लेटलेट फैक्टर 4 होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। ये क्या कराता है? स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन कराता है, एथीरोजेनेसिस, यानी कि वहाँ पे जब स्मूथ मसल ज़्यादा डिवाइड होंगे तो उधर एथीरोजेनेसिस कराता है, क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा कराता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर नंबर 5 होता है, फैक्टर 8 और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। इन सब का काम क्या है कि इन्होंने प्लेटलेट की एग्रीगेशन करानी होती है, ठीक है। अब जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है तो प्लेटलेट की मेम्ब्रेन पे एक सरफेस पे एक रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3, और वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है, और ये दोनों मिल के आपस में जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये सारा मकसद क्या है इन सारी चीज़ों का? इन सारी चीज़ों का मकसद ये है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएँ और वो एक जगह जमा हो जाएँ, और एक प्लेटलेट प्लग बना लें, और एक प्लेटलेट प्लग बना लें ताकि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनाए, और इस प्लेटलेट प्लग के बाद इसमें आके फाइब्रिन डिपॉज़िट हो और इसको सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग में कन्वर्ट करें। अब ये डायग्राम आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर पड़ा हुआ है वैस्कुलर फेज़। वैस्कुलर फेज़ में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इंजरी होती है। इंजरी होती है, एक तो चल रही होती है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इंजरी हो रही है, और क्या-क्या होता है? इंजरी की टिश्यू इंजरी की वजह से एडीपी रिलीज़ होता है और टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है? उसके अलावा इंजरी में क्या होता है कि जो ब्लड है ना, एक्सपोज़र हो जाती है, ब्लड सारा एक्सपोज़ होके सब एंडोथेलियल जो मैट्रिक्स कोलेजन वगैरह पड़ा है उसके साथ कॉन्टैक्ट होता है, तो कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होती है। ये सारा वैस्कुलर फेज़ है इंजरी में। एक तो एंडोथेलियल के साथ ब्लड का आगे कॉन्टैक्ट हुआ है, वेज़ोकंस्ट्रक्शन हुई है, और टिश्यू इंजरी की वजह से एडीपी और टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ है। ये होता है वैस्कुलर फेज़ में। आगे आ जाओ, आपके पास कौन-सा फेज़ है? प्लेटलेट फेज़। प्लेटलेट फेज़ में क्या होता है कि इंजरी के ये सारे फैक्टर्स हैं। ये देखो, इंजरी के फैक्टर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एंडोथेलियम भी आ रहा है, रिटार्डेड ब्लड फ्लो वाला पार्ट भी नीचे आ रहा है, ठीक है? ये वाला पार्ट भी प्लेटलेट की एग्रीगेशन में रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमने देखा कि ऊपर से टिश्यू इंजरी से जो एडीपी आया था, वो भी नीचे आ जाता है, और ये सारे आके क्या कराते हैं कि सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स को आके एग्रीगेट करवाते हैं। और कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पार्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं? उसमें हमारे पास फैक्टर 8 और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, फाइब्रोनेक्टिन का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो भी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराता है। उसके अलावा जब प्लेटलेट की शेप चेंज होती है, वो एडहेयर होते हैं, जब उनके रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, उनके अंदर रिलीज़ रिएक्शन होता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होती है। ये सारी चीज़ें भी प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाती हैं, कोएगुलेशन फैक्टर भी एग्रीगेट करवाते हैं, ठीक है? तो जब प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं तो क्या-क्या होता है कि उसके अंदर फॉस्फोलिपिड अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो जब प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, फॉस्फोलाइपेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अगेन वो आगे जाके हमारे पास कोएगुलेशन फेज़ में रोल प्ले करता है, ठीक है? उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं? एडीपी, एंडोपेरोक्साइड और थ्रोम्बोक्सेन A2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों का काम क्या है कि आगे अब कोएगुलेशन फेज़ स्टिमुलेट हो जाता है। अब ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे आपको पता है, ठीक है? तो अब देखें कि ऊपर से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हुआ, इसमें है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजिन और प्री कैलिक्रीन्स, ठीक है? ये होते हैं, और आगे ये फैक्टर नंबर 12 को स्टिमुलेट करते हैं, 11, 9, आगे फर्दर सारे स्टिमुलेट होते हैं, और यहाँ से देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टिमुलेट होता है टिश्यू फैक्टर, फैक्टर नंबर 7 के साथ मिलके, और आगे पूरा का पूरा जो आपके पास कॉमन पाथवे है, ठीक है? अब ये जो हमारे पास हमने कहा है ना कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस थे, वो भी हमें पता है कि वो क्या करते हैं। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस का यहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया हुआ, वैसे वो फैक्टर नंबर 5A और 8A को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है? और उसके अलावा उनको विटामिन के चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, और उसके अलावा ये जो सर्कल में आपको फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं ना, 2, 7, 9, 10, ये क्या हैं? इनको भी विटामिन के चाहिए अपनी एक्टिविटी के लिए। तो इस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। आपको तीनों फेजेस का पता होना चाहिए, वैस्कुलर फेज़, प्लेटलेट फेज़, कोएगुलेशन फेज़, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। अब एक और डायग्राम है, ये नॉर्मली क्या चल रहा होता है वेसल्स में, ठीक है? तो आपको ये डायग्राम्स अच्छे से आ जाएंगी तो आपके लिए ना चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा।
अब ये देख लें, ये है नॉर्मल वेसल्स का फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, ठीक है। ये कैसे काम करता है नॉर्मल वेसल का फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम, ये देखें। नॉर्मली एंडोथेलियल सेल जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का क्या काम है कि नाम से ही पता चल रहा है, इसने प्लाज्मिनोजेन को जाके एक्टिवेट कराना है, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देना है। अब क्या ख्याल है, जो प्लाज्मिन बन रहा है तो वो प्लाज्मिन का क्या काम होता है, उसने फाइब्रिनोलाइसिस करानी है, तो फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होंगे। अब जो एक्टिवेटेड प्लाज्मिन होता है ना, इसको भी तो हमने बॉडी से रिमूव करना है, तो वो जाके अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन से के साथ बाइंड होता है और वो इसको इनहिबिट करता है, यानी कि प्लाज्मिन की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जब बेचारा अपना काम कर लेता है तो इसको लिवर ले लेता है, लिवर कहता है कि बस अपना काम ख़त्म करो। उसके अलावा जो हमारे पास होता है ना प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर, वो भी टीपीए को ख़त्म करता है, ठीक है। उसके अलावा टीपीए जब सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन के साथ जाके बाइंड करता है तो इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स मिल के जो है वो प्लाज्मिन को और प्लाज्मिन के साथ किसी भी फैक्टर को बाइंड कराते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजेनोलाइसिस होती है, यानी कि फाइब्रिनोजेन को भी डिग्रेड कराता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्लाज्मिन की टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का क्या काम है, उसने प्लाज्मिन की स्टिमुलेशन करानी है और प्लाज्मिन एक्टिवेट होके फाइब्रिनोजेन का लाइसिस भी कराता है। उसके अलावा हमने देखा है कि प्लाज्मिन आगे जाके खुद भी इनहिबिट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपकी माइंड में होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। उसके अलावा कोएगुलेशन कैस्केड है, इसका आपको पता था, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, दोनों का काम होता है फाइब्रिन बनवाना, ठीक है। और उसके अलावा इस सारे पाथवे में हम क्या देखते थे कि प्रो एंजाइम यानी कि एंजाइम पहले इनएक्टिवेट होते हैं, फिर प्रो एंजाइम्स आर कन्वर्टेड इनटू सीरीन प्रोटीएजेस, यानी कि वो अपनी एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोफैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े हैं, जो कि प्रोटीएज के रिएक्शंस को बढ़ा रहे होते हैं, यानी कि ये प्रोटीएसेस का काम होता है ना, आपने पढ़ा है ना कि 10 को 10A में कन्वर्ट करना, 9 को 9A में कन्वर्ट करना, तो कोफैक्टर्स भी चाहिए होते हैं जो इन प्रोटीएज के रिएक्शन को ज़्यादा करते हैं और 5A और 7A कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8 की जो डिग्रेडेशन होती है वो प्रोटीन सी कराता है, ठीक है। और प्रोटीन सी किन जगहों पे करा रहा होता है, वो जगहें जो कि वैस्कुलर इंजरी के एरिया से दूर होती हैं, वहाँ पे प्रोटीन सी का काम क्या होता है कि फैक्टर नंबर 5 और 8 को डिग्रेड कराता है। और 5 और 8 को डिग्रेड कराने से क्या होता है, ताकि मतलब जिस जगह पे क्लॉट फॉर्मेशन होनी है बस वहीं पे हो, उसकी डिस्टेंट साइड पे क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और कोएगुलेशन कैस्केड का क्या मकसद होता है कि ये एम्पलीफाई करता है प्रोटीज रिएक्शन को, तो जितना ज़्यादा कोएगुलेशन कैस्केड होगा प्रोटीज रिएक्शंस उतने ज़्यादा होंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो रहे होते हैं ना, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म में काम करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और ज़्यादा एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी या बाहर से आप कोई भी ड्रग देंगे जो कि कोएगुलेशन फैक्टर या कोएगुलेटिंग फैक्टर के ऊपर जाके काम करेगा, तो उसकी वजह से हीमोस्टेसिस एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपको याद होंगे तो आपको एबनॉर्मल समझने में बहुत आसानी होगी। अब जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं ड्रग्स को। हमारे पास होते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स, वो 3 तरह के होते हैं, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट और फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएगुलेशन कैस्केड, हम पढ़ चुके हैं, ये इंट्रिंसिक पाथवे होता है। इसमें देखो कि कॉन्टैक्ट से एक्टिवेट होता है फैक्टर नंबर 12, फिर 10A और 9A, ये एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो आगे जाके एंड पे देखो कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है। और देखो हेपरिन का एच से जो शो हुआ है, हेपरिन 12A को भी इनहिबिट करता है, 11A को भी, 9A को भी, 10A को भी इनहिबिट करता है। हेपरिन यहाँ थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट कर रहा है। और आप देखोगे थ्रोम्बिन का काम था फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कराना, तो वो काम भी नहीं होगा। उसके अलावा हेपरिन और क्या कर रहा है कि फैक्टर नंबर 8A को भी इनहिबिट कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास फाइब्रिन ने डिग्रेड होना था, ठीक है। फाइब्रिन ने क्या डिग्रेड होके इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना था, उधर जाके भी हेपरिन काम कर रहा है। तो इन इन जगहों पे हेपरिन ने काम करना है, ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि इंट्रिंसिक सिस्टम स्लो होता है, एक्सट्रिंसिक सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक्सट्रिंसिक सिस्टम 7 से स्टार्ट होता है, 7A और कैल्शियम जो है वो मिल के 10 को स्टिमुलेट करते हैं और 10A में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लो कि फैक्टर नंबर 12A, 11A और कैलिक्रीन जो है वो आगे हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। कोएगुलेशन कैस्केड आपके माइंड में होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लें कि ये जो 7, 9, 10 और 2 है, 2, 9, 10 और 7 है, इन सबको ओरल एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स इनहिबिट करेंगे जो ऑरेंज में है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन में आपके पास पड़े हुए हैं 7A, 9A, 10A, 2A, इनको कौन इनहिबिट करता है, प्रोटीन सी इनको डाउन रेगुलेट करता है। और ये जो ब्लू में पड़े हुए हैं ना 11A, 8A और 5A, इनको हेपरिन ने इनहिबिट करना है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, क्या कैस्केड आपके माइंड में होना चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन सी क्या करता है कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन और एंडोथेलियल सेल के साथ मिल के, यानी कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन और एंडोथेलियल सेल्स प्रोटीन सी को क्या कराते हैं कि उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, एंटीकोएगुलेंट का क्या काम होता है,
के कोएगुलेशन को इनहिबिट करना, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने की जो एबिलिटी होती है उसको लिमिट करना। वीनस थ्रोम्बोसिस में फाइब्रिन रिच क्लॉट्स बनते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वो होते हैं जो प्लेटलेट्स को इनहिबिट करेंगे, उनकी माइग्रेशन एग्रीगेशन नहीं होने देंगे। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस में होता है जो प्लेटलेट रिच होते हैं, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट कहाँ इस्तेमाल होंगे? वीनस थ्रोम्बोसिस में। क्यों? क्योंकि वेन्स जो होती हैं उनमें फाइब्रिन रिच क्लॉट्स होते हैं, लेकिन आर्टरीज में प्लेटलेट रिच क्लॉट्स होते हैं, इसलिए आपने एंटी प्लेटलेट्स देने हैं। थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक्स कौन से ड्रग्स होते हैं? जिनकी वजह से वो क्लॉट्स जो कि बन चुके होते हैं उनको डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। और फाइब्रिन रिच क्लॉट्स कहाँ से पे होते हैं? वेन्स में होते हैं, तो इसलिए थ्रोम्बोलिटिक्स जो है वो वेन्स में इस्तेमाल होंगे। अब ये देख लें एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स कौन-कौन से होते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट है, इंजेक्टेबल होते हैं। ओरल में विटामिन के एंटागोनिज्म वाले होते हैं। वारफरिन, क्यूमेरिन्स डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं। डेबिगेट्रैन वगैरह डायरेक्ट 10A इनहिबिटर हैं। रिवारोक्साबैन, एपीएक्साबैन। उसके अलावा इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट कौन-कौन से होते हैं? हेपरिन वगैरह। हेपरिन क्या होता है कि इसका एंटी थ्रोम्बिन 3 डिपेंडेंट एक्शन होता है और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ मिल के फिर इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन और 10A को, ठीक है। उसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट इनहिबिशन, एंटी थ्रोम्बिन ही आके 10A की इनहिबिशन कराता है, और ये एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ 10A कौन कराएगा? फोंडापेरिनॉक्स और एड्रापेरिनॉक्स। उसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिशन जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा वो कौन से होंगे? लेपिरोडीन, एगैट्रोबैन और बाइवेलोरुटीन, ठीक है। तो ये एंटीकोएगुलेंट्स आपको पता होने चाहिए। हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको डायग्राम दिखा चुकी हूँ। हेपरिन क्या करेगा कि हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ मिल के वो इनएक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को और फैक्टर नंबर 10A दोनों को इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है। और कोएगुलेशन को उसने सप्रेस करना है। जब फैक्टर्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो कोएगुलेशन सप्रेस हो जाएगी। और उसके अलावा फैक्टर 2A, 9A, 10A, 11A, 12A और 7A को भी इफेक्ट करता है। आपने वो डायग्राम याद रखनी है बस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी में इस्तेमाल होता है। इसको आईवी या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। अगर हेपरिन के एडवर्स इफेक्ट देखें तो क्या होंगे? इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है कोएगुलेशन को कम करना, तो कोएगुलेशन कम होगी तो क्या होगा? हेमरेज हो जाएगा पेशेंट में। उसके अलावा पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। हेपरिन एचएच वाले याद रख लो। हेपरिन की वजह से प्लेटलेट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं अक्सर, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि प्लेटलेट फैक्टर 4 किस तरह ले जाके प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। हेपरिन उसके साथ बाइंड करके प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करवाता है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हेपरिन प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है। ये देखो, ये डायग्राम भी आपको बड़ी अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे देखो कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जब एक्टिव था तो वो थ्रोम्बिन के साथ बाइंड का था, यानी कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन ने क्या कराना है कि वो थ्रोम्बिन को क्लीव कराता है, यानी कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जब अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के साथ बाइंड करेगा तो वो थ्रोम्बिन को की तोड़-फोड़ करेगा। लेकिन जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है ना, वो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ मिलके फैक्टर 10A को भी तोड़ता है, ठीक है? तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का काम आप देख रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा है कि और क्या-क्या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जब एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करेगा तो वो थ्रोम्बिन को भी डिग्रेड कर सकता है, 12A को भी डिग्रेड कर सकता है और 9A को भी डिग्रेड कर सकता है। तो इस डायग्राम से आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि कैसे हेपरिन ने एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ मिल के थ्रोम्बिन को डिग्रेड कराना है और बाकी कोएगुलेशन फैक्टर्स को डिग्रेड कराना है। लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के साथ जब एंटी थ्रोम्बिन 3 बाइंड करता है तो ये डायरेक्टली फैक्टर नंबर 10A को तोड़ सकता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किन पेशेंट्स में आप हेपरिन नहीं इस्तेमाल कर सकते? जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चल रही है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है, टीबी के हैं, रीनल डिजीज़ के हैं, यानी कि उनकी किडनी ख़राब है, क्योंकि हेपरिन ने कहाँ से रिलीज़ होना होता है? किडनी से रिलीज़ होना होता है। कोई सर्जरी अभी-अभी हुई है उनकी, जीआईटी में कोई अल्सरेटिव लीजन है, उधर से ब्लीडिंग चल रही है, तब आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाफ लाइफ 1 टू 5 आवर्स की है, एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। ये एडवांटेजेस देख लेते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की। हेपरिन के ऊपर क्या एडवांटेज होती है? इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, इसकी हाफ लाइफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बाद ज़्यादा है, तो इसको सबक्यूटेनियसली हम दे सकते हैं वंस या ट्वाइस डेली। प्रोफाइलैक्सिस यानी कि डिज़ीज़ होने से पहले भी और ट्रीटमेंट के तौर पे भी। डोज़ इंडिपेंडेंट क्लीयरेंस होती है इसकी, ठीक है। तो डोज़ इंडिपेंडेंट क्लीयरेंस है, यानी कि चाहे आप जितनी मर्ज़ी डोज़ दे दो इसकी क्लीयरेंस उतनी ही रहेगी, तो इसकी सिंप्लीफाइड डोजिंग होती है। इसका एंटीकोएगुलेंट रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, हमारे माइंड में होता है कि कितना एंटीकोएगुलेंट रिस्पॉन्स होगा, तो इसलिए इनको कोएगुलेशन की मॉनिटरिंग हमें ज़रूरत नहीं होती। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के चांसेस कम होते हैं। ये जो है हेपरिन से ज़्यादा सेफ़ होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है, और इसके अलावा आप इसको ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है तो आप इसको ज़्यादा देर तक दे सकते हो। अब दूसरा आप देख लो वारफरिन। वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये देखो, वारफरिन के 2
जो है ना हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में आता है, यानी कि ये 2 इनेंटियोमर्स की फॉर्म में होता है, वारफरिन, आर वारफरिन, एस वारफरिन, ठीक है? आर और एस वारफरिन मिल के एक इसका रेसिमिक मिक्सचर होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है और इन्होंने इनहिबिट करना है विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम को। अब इस एंजाइम का काम क्या है कि इस एंजाइम ने ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट करना है, और जब विटामिन के रिड्यूस होता है तो वो तभी नॉन फंक्शनल जो प्रोजाइमोजेंस थे ना, जो हमने पढ़े थे फैक्टर 2, 7, 9, 10, ठीक है? इसने क्या कराना होता है कि उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन करानी है और उनको फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या ख्याल है, जब यहाँ पे विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो गया, रिड्यूस फॉर्म विटामिन के की बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 थे, उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी और वो फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो गैमा कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम है? गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। तो ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वारफरिन का भी पता होना चाहिए। वारफरिन की क्लियरेंस बहुत स्लो होती है बॉडी से, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत डिले है, यानी आहिस्ता-आहिस्ता काम करने, यानी कि इसके काम करने से पहले बहुत टाइम चाहिए होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आपको 5 टू 10 मिलीग्राम रोज़ देनी पड़ती है। एंटीडोट क्या है? विटामिन के है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसीज़ में आप पेशेंट को नहीं देते। वारफरिन की हमने बात की है कि टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मॉनिटर करते हैं आईएनआर से। आईएनआर होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजिंग रेशो। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और आईएसआई के मतलब कोई एक स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ होती हैं वो लगा के टारगेट आईएनआर 2 टू 3 होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में रहना चाहिए। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा कोई इशू तो नहीं चल रहा। और आपको वारफरिन की थेरेपी को मॉनिटर कराने के लिए आईएनआर हर 2 से 3 वीक बाद करवाना पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे? ब्लीडिंग हो जाएगी, स्किन का निक्रोसिस हो जाएगा, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, यानी कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं अगर तो प्रेग्नेंट को दे दिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप एंटीकोएगुलेंट हेपरिन वारफरिन कब नहीं इस्तेमाल कर सकते? हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में हेपरिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोएगुलोपैथीज़ हैं, पता चल रहा है कि कोएगुलेंट फैक्टर्स पहले ही ख़राब हैं हीमोफीलिया के पेशेंट में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट में, क्योंकि उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है, ब्रेन में ब्लीडिंग चल रही है, जीआई अल्सर्स हैं, कोई कैंसर्स हैं, उसमें आप एंटीकोएगुलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये है हमारे पास एंटीकोएगुलेंट हेपरिन एंड वारफरिन के बारे में हमने पढ़ा है। इसको भी हम बुक से देख लेते हैं। ये वाली डायग्राम माइंड में रखनी है जो मैंने बताया था, एराकिडोनिक एसिड से कैसे कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करते हैं। ये होते हैं हमारे पास एंडोपेरोक्सिडेजेस, ठीक है? एंडोपेरोक्सिडेज ने आगे फिर थ्रोम्बोक्सेन और PgI2 में कन्वर्ट होना होता है। PgI2 ये कहाँ पे बन रहा होता है? PgI2 सिंथेज हमने कहा था ना कि प्लेटलेट्स में कम होता है, तो ये किस में होगा? एंडोथेलियल सेल्स में, और ये प्रोस्टासाइक्लिन बनाएगा। लेकिन थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेज किस में होगा? ये प्लेटलेट्स में ज़्यादा एक्सप्रेस होता है और ये वो थ्रोम्बोक्सेन A2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लें, एराकिडोनिक एसिड था, फॉस्फोलाइपेज A2 आया, उसने क्या किया? फॉस्फोलाइपेज A2 भी प्लेटलेट्स में से आ रहा था, हमने कहा एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा एंडोपेरोक्सिडेजेस PgH2 में, और कॉक्स 1 कॉक्स 2 कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आगे फिर ये PgH2 थ्रोम्बोक्सेन A2 में कन्वर्ट होता है, PgI2 में, PgD2 में, PgE2 में। आपने बस ये याद रखना, थ्रोम्बोक्सेन A2 में कन्वर्ट होता है तो वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा। PgI2 प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता था क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होता था। इसने भी प्लेटलेट्स को इनहिबिट करना है, लेकिन E2 ने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करना है। अब ये देख लें कि फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स थे, उसमें एराकिडोनिक एसिड था, कैसे कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम एक्ट किए, ये बना थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज ने थ्रोम्बोक्सेन A2 बनवाया। अब यहाँ पे देख लें कि आगे थ्रोम्बोक्सेन A2 का काम कहाँ-कहाँ पे होता है? ब्रेन में कराएगा, वो थ्रोम्बोसिस करा सकता है किडनीज़ में, लंग्स में, थाइमस में, स्प्लीन में, हार्ट में, प्लेटलेट्स में। यहाँ पे देख लें, तो क्या ख्याल है, इस पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं हम? तो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा एस्पिरिन, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेटेज को भी, और ज़ैग्रिल ड्रग इनहिबिट करेगा। और इसके अलावा टेरियोट्रोपैन जो है वो इसको इनहिबिट करता है, इस रिसेप्टर्स को, तो इन ड्रग्स को, और ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगा सेलिकॉक्सिब। तो आपने बस नाम देख लेने हैं अभी डायग्राम को समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे फॉर एग्जांपल ये वेसल की इंजरी हुई है, एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ हुआ, कॉक्स 1 कॉक्स 2 एक्ट करते हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2 वो क्या कराता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन, एथीरोजेनेटिक होता है, हमने कहा था एथीरोजेनेसिस कराता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और पेशेंट के ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? तो ये प्लेटलेट की वो वेसल वॉल की इंजरी के रिजल्ट में होता है। ये देखो, ये चीज़ हमने अभी नॉर्मल प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, कैसे यहाँ पे ये देखो कि प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन
टू 1 बी रिसेप्टर ने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से बाइंड कराना है और वो यहाँ नीचे बाइंड होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a रिसेप्टर्स वो एक्सप्रेस होते हैं जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं। तो ये देखो कि उन्होंने फाइब्रिनोजेन को बाइंड कराना है और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और देखो कि फाइब्रिनोजेन ने कैसे प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड कराना है, तो ये ब्रिज बना रहे हैं, इस ब्रिज की हम बात कर रहे थे। उसके अलावा देखो कि इस ब्रिज में इरिथ्रोसाइट्स भी आके फँस सकते हैं। तो ये वाली डायग्राम भी आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। ये वाली भी वही डायग्राम है कि कैसे पीजीआई2 कहाँ बनता है एंडोथेलियल सेल्स में, कोएगुलेशन को इनहिबिट करेगा, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन ए2 कोएगुलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये याद रखना है कि नॉर्मली बैलेंस क्रिएट होते हैं। प्लेटलेट अगर थ्रोम्बोक्सिन ए2 बना रहे हैं तो एंडोथेलियल सेल पीजीआई2 बनाते हैं और ये एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ताकि कोएगुलेशन ना हो सके। लेकिन जब ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो कोएगुलेशन होगी, ठीक है? ये डायग्राम भी आपके माइंड में होनी चाहिए समझने के लिए चीज़ों को। ये देखो प्लेटलेट एक्टिवेट हुआ और ये सारा प्रोसेस देखो प्लेटलेट के अंदर चल रहा है, ठीक है? ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 का बनना। थ्रोम्बोक्सिन ए2 ने आगे प्लेटलेट के ऊपर ही थ्रोम्बोक्सिन के रिसेप्टर्स होते हैं, उसने आके खुद ही प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कराना है, ठीक है? ये भी एराकिडोनिक एसिड का पाथवे है, ठीक है? आपने देखना थ्रोम्बोक्सिन ए2 प्लेटलेट्स में होता है, प्रोस्टासाइक्लिन एंडोथेलियल सेल्स में बनता है, ठीक है? उसके बाद ये वाला भी देख लें, मेम्ब्रेन लिपिड थे, वो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? फॉस्फोलाइपेज ए2 एंजाइम से। एराकिडोनिक एसिड आगे कॉक्स एंजाइम से एंडोपेरोक्सिडेजेस में कन्वर्ट होता है, जिसमें हमने ये वाली 3 चीज़ों की बात की थी। कॉक्स को कौन इनहिबिट करता है? एनसेड्स, एस्पिरिन वगैरह। और ये जो फॉस्फोलाइपेज ए2 है, इसको कौन से ड्रग्स इनहिबिट करते हैं? स्टीरॉइड्स वगैरह, ठीक है? अभी आपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लें कि हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को स्टिमुलेट करता है और जब हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को स्टिमुलेट करता है तो मैंने डायग्राम दिखाई थी ना, तो वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा और जब थ्रोम्बिन इनहिबिट होगा तो क्या ख्याल है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हेपरिन जो है, हेपरिन हमारे पास एंटीकोएगुलेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है? और इस तरह से वो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करेगा, थ्रोम्बिन को एक तो डिग्रेड करता है और उसके अलावा और भी बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर को डिग्रेड कराएगा। यहाँ पे देख लो हेपरिन कैसे एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कराता है, तो थ्रोम्बिन नहीं बन पाता, फाइब्रिन नहीं बन पाता। तो जब ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो क्लॉट नहीं बनेगा। और हेपरिन एक और काम करता है कि एसिड फॉस्फेटेज को भी इनहिबिट करता है, ठीक है? यहाँ पे भी देख लें कि हेपरिन कैसे एंटी थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है और एंटी थ्रोम्बिन को स्टिमुलेट करता है और एंटी थ्रोम्बिन आगे थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 10A को भी इनहिबिट करेगा। वो वाली डायग्राम माइंड में रखनी है आपने, ठीक है? और फैक्टर नंबर 10A कहाँ पे था? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसका मतलब है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे भी इनहिबिट होगा, ठीक है? तो इनडायरेक्टली देखो हेपरिन कितना काम कर रहा था और वो हेपरिन की इनहिबिट कौन-कौन से कोएगुलेशन फैक्टर्स को कर रहा था, वो डायग्राम माइंड में होनी चाहिए। और देखो कि जब थ्रोम्बिन इनहिबिट हो गया तो फाइब्रिन नहीं बनेगा और क्लॉटिंग भी नहीं होगी, ठीक है? ये डायग्राम माइंड में होनी चाहिए। और ये वारफरिन की डायग्राम हम देख चुके हैं कि कैसे वारफरिन काम करता है इस लेवल पे, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है और ओवरऑल क्या काम होता है इस एंजाइम को इनहिबिट करने का मकसद ये होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 जो गैमा कार्बोक्सिलेशन के बाद बनने होते हैं वो ना बने और क्लॉटिंग ना हो सके। ये देख लें, ये भी हमारे पास एक वारफरिन की वही वाली डायग्राम है कि ऑक्सीडाइज वाइटामिन के रिड्यूस में कन्वर्ट होता है तो ही रिड्यूस फॉर्म जो है वो गैमा कार्बोक्सिलेशन करवा सकती है। ये भी देख लें एराकिडोनिक एसिड, थ्रोम्बोक्सिन ए2, प्लेटलेट्स और कैसे प्लेटलेट्स को जो है वो आगे ये हम प्लेटलेट्स की जो टॉपिक होगा उसमें इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अब एंटीकोएगुलेंट्स को देख लेते हैं। ये कोएगुलेशन को इनहिबिट करते हैं। हेपरिन 2 तरह का था, अनफ्रैक्शनेटेड लो मॉलिक्यूलर वेट और अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, हेपरिन सोडियम होता है, ठीक है? और हेपरिन सोडियम का आपने याद रखना है कि ये एसिडिक होता है और दूसरा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है? एक तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा ये एसिडिक होता है, ठीक है? तो एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है और इसमें N और O सल्फेट लिंकेजेस होते हैं, ठीक है? और ये मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। इतनी बात आपने याद रखनी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम कर चुके हैं, डायग्राम से हमें बहुत अच्छा समझ आ गया है, बस उन्हीं डायग्राम से कर लेना है आपने। और एक और बात उन्होंने बताई हुई है कि जो हेपरिन है ना, वो बड़े आराम से फ्री थ्रोम्बिन को बाइंड कर लेता है, ठीक है? तो इसलिए जब थ्रोम्बिन फ्री अमाउंट में मौजूद होता है ना, तो तब हमें बिल्कुल थोड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी हेपरिन की, यानी स्मॉलर अमाउंट ऑफ हेपरिन आर नीडेड। सो इनहिबिशन ऑफ फ्री थ्रोम्बिन इज बेसिस ऑफ लो डोज प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी, क्योंकि फ्री थ्रोम्बिन के लिए हमें बहुत कम हेपरिन चाहिए होता है। एब्जॉर्प्शन इसकी कैसे होती है? हेपरिन जो है वो हमने बात की है ना कि पारेंटरली इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं, तो इसका इमीडिएट कोएगुलेशन इफेक्ट होता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 घंटे बाद होता है। आईएम इंजेक्शन इसका नहीं देना आपने, क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग और इरिटेशन हो सकती है पेशेंट को। हेपरिन प्लाज्मा प्रोटीन से भी बाइंड नहीं होता, ना ये ब्रेस्ट मिल्क में सेक्रीट होता है और ना ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। हेपरिन के एक्शन, क्योंकि हर ड्रग का एक्शन ख़त्म करना होता है बॉडी में, कौन ख़त्म करेगा? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम
और लिवर में इसकी डिग्रेडेशन होती है और रीनल एक्सक्रीशन, और जब किडनी में से ये रिलीज़ होता है या तो ये अनचेंज ड्रग की फॉर्म में रिलीज़ होता है या फिर ये किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, कोई अपनी डीपॉलीमराइज्ड फॉर्म में रिलीज़ होगा या डीसल्फेटेड मेटाबोलाइट की फॉर्म में रिलीज़ होगा, ठीक है। अब ये डोज़ डिपेंडेंट है, आपने याद रखना है इसकी एक्सक्रीशन डोज़ डिपेंडेंट है, यानी कि जितनी आप डोज़ बढ़ाएँगे उतनी ज़्यादा एक्सक्रीशन बढ़ती जाएगी। और आपने पढ़ा था ना लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की, जो मैंने टेबल दिखाया था, उसकी डोज़ डिपेंडेंट नहीं थी। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम देख लें कि ये हमारे पास क्या कराता है कि लिपोप्रोटीन लाइपेज़ को रिलीज़ करवाता है एंडोथेलियल सेल से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज़ रिलीज़ कराते हैं एंडोथेलियल सेल से, और उसके अलावा हेपरिन लाइक प्रोटीओग्लाइकैन प्रोड्यूस होते हैं एंडोथेलियल सेल से, और उनकी एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी है। हेपरिन ने क्या कराना है, एंटीकोएगुलेशन करानी है। उसके अलावा हेपरिन क्या कराता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मतलब अगर प्लेटलेट्स हैं या कोई और सेल्स हैं, उनकी एडहेसिवनेस को, यानी कि उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ को कम कर देता है, ताकि वो एंडोथेलियल सेल से बाइंड ना हो, कोएगुलेशन ना हो। उसके अलावा इसने क्योंकि कोएगुलेशन ख़त्म करानी है, तो और क्या-क्या कराएगा, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर के रिलीज़ को भी कम कराएगा। उसके अलावा ट्यूमर सेल को मेटास्टेसाइज़ करने से भी रोकेगा, और उसके अलावा बहुत सारे हमने पढ़ा था ना कि स्मूथ मसल सेल्स जिसकी प्रोलिफरेशन से एथीरोजेनेसिस होती थी, तो ये उन स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी को भी कम करेगा। एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन होता है उसका। हेपरिन जो है वो बॉडी के अंदर भी क्लॉटिंग कराता है, बॉडी के बाहर भी क्लॉटिंग कराता है, ठीक है। तो जब हेपरिन देते हैं ना जिस पेशेंट को, उसका पूरा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है, क्लॉटिंग टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसका एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैंने पीछे दिखाया ना कि कैसे ये इंट्रिंसिक पाथवे के सारे फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहा था ना, तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके एडवर्स इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, हेमरेज होता है जीआई ट्रैक्ट में, एड्रीनल ग्लैंड में, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट है तो एडवर्स इफेक्ट उसी से रिलेटेड होंगे। सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, पैनक्रियाज में हेमरेज हो सकता है, हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस हो जाएगा। जब जॉइंट्स में होगा हीमार्थ्रोसिस हो जाएगा, वुंड्स में एक्यूमोसिस वगैरह होगा। लेकिन हम जो बात करते हैं ना कि लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज के चांसेस, वो इसमें बहुत कम होते हैं। उसके अलावा पेशेंट्स में हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। एक इमीडिएट टाइप का होता है कि फ़ौरन हुआ, और एक लेट होता है, डिले टाइप का होता है। जो फ़ौरन वाला होता है ना हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। और उसमें इतने प्लेटलेट डिस्ट्रॉय नहीं होते क्योंकि थोड़े टाइम का होता है। लेकिन जो डिलेड रिएक्शन होता है, उसमें हेपरिन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब हेपरिन की क्या करवाता है कि वो प्लेटलेट्स की एंटीबॉडीज़ बनवाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें डिलेड हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा पेशेंट में, ठीक है। और प्लेटलेट सारे ब्लड में से ज़ाहिर है कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। उसके अलावा क्या होता है कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में एक और मसला भी हो सकता है कि इर्रिवर्सिबल एग्रीगेशन होती है प्लेटलेट्स की, कि वो एग्रीगेट होते हैं तो वहीं पड़े रहते हैं, और इर्रिवर्सिबली एग्रीगेट होते हैं तो बढ़ते जाएँगे। इसको कहते हैं व्हाइट क्लॉट सिंड्रोम। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकते हैं हेपरिन से, यानी कि आप दे रहे हो ना, तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, एलर्जिक से रिएक्शन, तो स्किन पे क्या होंगे, रैश, अर्टिकेरिया, प्रूराइटिस होगा, फ़ीवर होगा पेशेंट को। उसके अलावा एलोपेशिया हो जाएगा, यानी कि उसके बाल वगैरह गिरना शुरू हो जाएँगे। हाइपोएल्डोस्टेरोनिज़्म, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टैल्जिया, यानी कि उसकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, और एल्डोस्टेरोन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये वही हैं, ब्लीडिंग से रिलेटेड है, इनको आपने देख लेना है कि ब्लीडिंग वगैरह में आप इनको नहीं देते। तो एब्सोल्यूट है जो, तो बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते। रिलेटिव में है कि थोड़ी मतलब इतनी डेंजरस चीज़ें नहीं होती, तो वही है, कोई सर्जरी वगैरह, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वगैरह में, रीनल और हेपेटिक फेलियर में आप नहीं दे सकते, ये रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एब्सोल्यूट क्या है कि अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग है, ब्रेन में पेशेंट की कोई सर्जरी वगैरह हुई है, उसको लिवर और किडनी डिजीज़ है, हमें पता है कि लिवर और किडनी का क्या काम होता है कि इन्होंने क्लियर कराना है ड्रग को, ठीक है। अब उसके अलावा ऐसे ड्रग्स जो कि प्लेटलेट की फ़ंक्शन को इनहिबिट करते हैं, एस्पिरिन वगैरह, ठीक है? वो क्या कराते हैं कि अगर आप एस्पिरिन वगैरह दे रहे होगे ना इस चीज़ हेपरिन के साथ, तो क्या ख़्याल है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएँगे कि वहाँ से प्लेटलेट्स को भी इनहिबिट किया जा रहा है और यहाँ से कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी, ठीक है? तो ओरल कोएगुलेंट्स के साथ मिल के हेपरिन का साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है, यानी कि इसने मिला के ज़्यादा काम प्रोड्यूस करवाना है ओरल एंटीकोएगुलेंट के साथ मिल के। उसके अलावा क्या होता है, हमें पता है हेपरिन हाईली एसिडिक था, तो बहुत सारे जो बेसिक ड्रग्स हैं, क्योंकि एसिडिक क्या करेगा, बेसिक ड्रग को के साथ बाइंड करेगा, उनको प्रेसिपिटेट कराएगा, ठीक है। तो वो कौन-कौन से ड्रग्स होते हैं, आपने याद रखने हैं कि वो ड्रग्स होते हैं एंटीहिस्टामिन, जो कि एलर्जी वाले पेशेंट्स ले रहे होते हैं,
तो उनमें अगर आपने हेपरिन दिया ना तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो मलेरिया के लोग होते हैं क्विनिडीन और क्विनीन ले रहे होते हैं, उसके अलावा फिनोथायाज़ीन जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स होती हैं जो लोग ये ले रहे होते हैं, ठीक है। हेपरिन का एंटागनिस्ट क्या होता है? प्रोटामीन सल्फेट है। और प्रोटामीन सल्फेट क्या होता है? हमने कहा था ना हेपरिन एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसकी ऑपोजिट चीज़ होगी ना जो एंटागनिस्ट होगी, तो वो बेसिक होगी और पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, ठीक है। और बाइंडिंग बहुत इमीडिएट होगी और एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी वजह से आपकी वो जो टॉक्सिसिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कैसे बनता है? ये हेपरिन की डीपॉलीमराइजेशन कराई जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक हेटेरोजीनस पॉलीसैकेराइड बनता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2000 से 9000 तक का होता है। इसमें पेंटासैकेराइड होता है और ये वो पेंटासैकेराइड है जो कि एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो अब एक बात याद रखनी है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन मैंने डायग्राम दिखाई थी ना आपको कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन सिर्फ एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड था, वो थ्रोम्बिन के साथ बाइंड नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी पेंटासैकेराइड सिर्फ एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड कर सकती है और थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करने के लिए 18 सैकेराइड चाहिए थी, वो सिर्फ अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के पास थी, ठीक है। तो ये बात आपने वो डायग्राम आपने बस याद रखनी है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है इसकी फैक्टर 10A एक्टिविटी 2 टू 4 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कंपेरेबल विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी बॉडी में ये हमें ज़्यादा अवेलेबल होता है। इसका मेटाबॉलिज्म वगैरह इतना नहीं चल रहा होता। लैब टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी नहीं हो रहा होता। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसमें भी उतने ही हो सकते हैं जितने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में हो सकते हैं और इसकी भी ओवरडोज़ को जो है वो हम प्रोटामीन से ट्रीट करते हैं। वो सारा जो हमने टेबल पढ़ा था ना इन दोनों के कंपैरिज़न में, वो चीज़ें आपने याद रखनी है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की कौन-कौन सी प्रिपरेशन होती है? इनॉक्सापेरिन, डेल्टीपेरिन, एडिपेरिन, टेंजापेरिन और एक और फॉर्म है डेनापेरॉइड। डेनापेरॉइड क्या है कि ये हेपरिन की जो है ना वो एक इसमें हेपरिन सल्फेट होता है, डर्माटान सल्फेट होता है और कनराइटिन सल्फेट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मिलाने का मकसद क्या होता है कि इसकी एक्टिविटी को एनहांस करना और इसकी एक्टिविटी जो एनहांस हो जाती है ना, फैक्टर 10A के खिलाफ इसकी ज़्यादा एक्टिविटी एनहांस हो जाती है। और ब्लीडिंग जो कि डेनापेरॉइड की वजह से ब्लीडिंग होगी वो प्रोटामीन से रिवर्स नहीं हो पाएगी। ओरली इफेक्टिव एंटीकोएगुलेंट्स कौन से होते हैं हमने बात करनी है अभी वारफरिन की। और वारफरिन क्या होता है? फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये फैट सॉल्युबल डेरिवेटिव्स होते हैं 4 हाइड्रोक्सीक्यूमेरिन की या इंडेन 1,3 डायोन की और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए ये हम जब खाते हैं ना तो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें वारफरिन होता है और ये जो हमारे पास 1,3 डायोन से डिराइव हो रहे हैं ना, तो इंडेन डायोन एंटीकोएगुलेंट की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इसका पढ़ चुके हैं, जो हमने डायग्राम देखी थी। इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि वारफरिन जो है वो एक तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है कि आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हो। हमने हेपरिन का पढ़ा था ना कि ओरल क्यों नहीं देते, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी पुअर होती है। लेकिन जब आप ये देते हो तो ये आप कम्प्लीटली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। 95% से ज़्यादा ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वारफरिन हमेशा अनबाउंड जब होता है ना, यानी जब किसी चीज़ के साथ बाइंड नहीं होगा तब ये अपना एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे ड्रग्स जो कि इसको अनबाउंड, यानी कि ये हमने कहा ना कि प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, तो जब ये रिलीज़ होगा फ्री फॉर्म में होगा तो तब भी अपना एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे कोई भी ड्रग्स जो आके वारफरिन को निकालेंगे, यानी कि कहेंगे कि भाई तुम जाओ हमने बाइंड करना है प्रोटीन के साथ, तो वो क्या ख्याल है कि वारफरिन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से वारफरिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, प्लेसेंटा को वारफरिन क्रॉस कर सकता है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसमें नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि टेराटोजेनिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हेपेटिक डिजीज़ होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वारफरिन जो है वो लिवर मेटाबॉलिज्म से रिमूव होता है। क्यों? क्योंकि लिवर में एंजाइम होते हैं P450 एंजाइम, उन्होंने इसका मेटाबॉलिज्म करवाना होता है। तो हेपेटिक डिजीज़ क्या ख्याल है, जब हेपेटिक डिजीज़ होगी इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा आपने एक बात याद रखनी है कि इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ना वो बहुत स्लो होता है, यानी कि थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो जब एक पेशेंट है हमारे पास, उसको बहुत लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट थेरेपी चाहिए, तो हम उसको क्या देंगे? वारफरिन देंगे। लेकिन इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि जो इसको काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है वो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये बहुत देर से अपना काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है ना वो कोएगुलेशन टेस्ट में इसका विजिबल नहीं होता, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इसका कोएगुलेशन टेस्ट में तब तक विजिबल नहीं होता जब तक कि नॉर्मल फैक्टर्स ब्लड में मौजूद हों, ठीक है। अगर नॉर्मल फैक्टर ब्लड में मौजूद हैं, यानी कि कोएगुलेशन फैक्टर्स नॉर्मल ब्लड में मौजूद है, तो इसका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है वारफरिन का वो आपको
टेस्ट में नज़र नहीं आता, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले ये जो कोएगुलेंट फैक्टर्स ब्लड में है वो ख़त्म हो, उसके बाद ही हमें वारफरिन का इफ़ेक्ट नज़र आना स्टार्ट होगा ना टेस्ट वगैरह के ऊपर। तो क्या ख़्याल है उन कोएगुलेंट फैक्टर को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है? 5 घंटे लगते हैं फैक्टर 7 को, और फैक्टर नंबर 2 को कितने घंटे लगते हैं? 2 से हाँ, 5 घंटे लगते हैं फैक्टर 7 को, 2 से 3 दिन लगते हैं फैक्टर 2 को, ठीक है? तो उतने टाइम तक हम टेस्ट से डिटेक्ट तो नहीं कर पाएँगे कि इसकी वारफरिन की एक्टिविटी कैसी चल रही है, ठीक है? एंटीकोएगुलेंट इफ़ेक्ट जो है ना, यानी कि वारफरिन जब तक अपना काम करता है, उस काम करने से पहले हो सकता है ये हाइपर कोएगुलेबिलिटी के साथ प्रेज़ेंट करे। क्यों? क्योंकि शुरू-शुरू में क्या होता है कि वारफरिन क्या होता है कि इसने हमारे पास जो है जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको इनहिबिट कर रहा है ना, उनको बनने नहीं दे रहा। तो वारफरिन जब हम देते हैं ना, तो शुरू-शुरू में इनमें ट्रांजिएंट हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रैपिड डिक्रीज़ होता है प्रोटीन सी लेवल्स का, क्योंकि प्रोटीन सी की हाफ लाइफ़ कम होती है। तो उसका जब रैपिड डिक्रीज़ हो जाता है, तो प्रोटीन सी का काम क्या था कि इसने क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहा था ना, फैक्टर नंबर 5 ए और 8 ए को। तो जब ये इनहिबिट नहीं होंगे तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो जब अगर पेशेंट को आपने तेज़ एंटीकोएगुलेशन देनी है, रैपिड देनी है, तो तब आप कौन से ड्रग्स प्रेफ़र करते हो? हेपरिन प्रेफ़र करते हो, ठीक है? उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट्स आप देख लो, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग कहाँ-कहाँ नज़र आएगी आपको? स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो ऑब्ज़र्वेबल होगी नज़र आएगी, और कुछ ब्लीडिंग होगी जो नज़र नहीं आएगी, उसको कहते हैं ओकल्ट। और वो ज़ाहिर है जब अंदर चल रही होती है जीआईटी में, रीनल में, सेरेब्रल, हेपेटिक, यूट्राइन या पल्मोनरी ब्लीडिंग, ठीक है? उसके अलावा इसमें डायरिया हो सकता है, क्योंकि मुँह से खा रहे हैं ना, तो इंटेस्टाइन में जाएगा, डायरिया होगा, इंटेस्टाइन का नेक्रोसिस होगा, और स्किन पे मसले होंगे, यानी कि स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन होगा, अर्टिकेरिया, एलोपेशिया, स्किन नेक्रोसिस, पर्पल टोज़ और डर्माटाइटिस, स्किन की इन्फ्लेमेशन। उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉशंस क्या हैं? ओरल जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, वो जब कोई जीआईटी की अल्सरेशन हो, ये मैंने सारी जो स्लाइड्स दिखाई थी उनमें से आपने मेन पॉइंट याद कर लेने हैं। जीआईटी अल्सरेशन में आप नहीं दे सकते, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में नहीं दे सकते, कोई लिवर या किडनी की डिज़ीज़ है तो इसकी क्लीयरेंस नहीं होगी, उसमें नहीं दे सकते। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बीपी बहुत ज़्यादा होता है और उनका ऑर्गन डैमेज चल रहा होता है, वो होते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के। कोई सर्जरी हुई है पेशेंट की, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का है, क्रॉनिक अल्कोहलिज़्म है, क्योंकि अल्कोहल लिवर को डिस्ट्रॉय करता है। प्रेगनेंसी वगैरह में आप नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि टेराटोजेनिक होता है। और ऐसे पेशेंट जो कि ऐसे लोग जिनकी हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस होती हैं, यानी कि जो ऐसा काम कर रहे होते हैं, जो डेंजरस जगहों पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी हैज़ार्डस ऑक्यूपेशंस वालों को नहीं देनी है आपने, ठीक है? अब अगर थोड़ा-सा हेमरेज हो जाए, तो आपने थोड़ा-सा हेमरेज हुआ है ना, आपने फटाफट ये ड्रग रोक देनी है, ठीक है? और अगर तो ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी हो गया है, तो आपने ओरली या इंजेक्शन के ज़रिए उस पेशेंट को विटामिन के देना है, ठीक है? फाइटोनाडायोन, विटामिन के फाइटोनाडायोन की फॉर्म में देना है विटामिन के 1, और ये क्या कराएगा कि 24 घंटे के अंदर-अंदर वो थ्रोम्बिन टाइम को नॉर्मल कर देगा, जो वारफरिन ने बढ़ाया हुआ होगा, ठीक है? तो ये जो 24 घंटे क्यों लग रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम को नॉर्मल होने में? क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जो आपने विटामिन के दिया है, तो 24 घंटे लगते हैं बॉडी को अपने कोएगुलेशन फैक्टर बनाने के लिए। इसलिए जब आप विटामिन के 1 देते हो, तो 24 घंटे बाद उसका इफ़ेक्ट विज़िबल होता है। अगर बहुत सीरियस हेमरेज हो गया है, तो उसमें आप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा दे सकते हो पेशेंट को, और साथ में प्लाज़्मा कंसंट्रेट्स दे सकते हो जिसमें विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे, और उसकी वजह से आपने प्लाज़्मा दिया, कंसंट्रेट्स दिए, उसमें कोएगुलेशन फैक्टर्स थे, तो सीवियर हेमरेज को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो इसके इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट करवा सकते हैं या इनहिबिट करा सकते हैं, ठीक है? तो लैक्सेटिव या मिनरल ऑयल, क्योंकि पेशेंट उनको क्या कर रहा है, खा रहा है ना लैक्सेटिव और मिनरल ऑयल को, तो क्या ख़्याल है वो वारफरिन की एब्ज़ॉर्प्शन होने देंगे? नहीं होने देंगे। उसके अलावा पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर लाज़मी आपने मॉनिटर करते रहना है। मैंने बताया था ना कि ड्रग्स इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है, और इसकी मॉनिटरिंग के लिए आपने आईएनआर लाज़मी करवाना होता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी करवाना होता है। उसके अलावा ड्रग इंटरैक्शंस हैं, इसके कुछ ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बस कुछ ड्रग्स के नाम देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर्स होते हैं कुछ, जो कि डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इन्हिबिट करेंगे, ठीक है? और इसमें आईवी एंटी, यानी कि इंट्रावीनस हम दे रहे होते हैं, और ये उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो हम हेपरिन नहीं देते, उनको डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर देते हैं, जो कि हेपरिन के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से काम नहीं करते, डायरेक्टली 10A को इन्हिबिट कर देंगे, ठीक है? इसमें कौन-सा होता है? लेपेरुडीन। आगे जो ये जो नाम दिए हुए हैं ना ब्रांड नेम, जैसे रेफ्लुडान वगैरह, क्योंकि ये पाकिस्तान के हिसाब से तो नहीं है, तो आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह ब्रांड नेम डिफरेंट होते हैं। तो इनके जो आपने जेनेरिक नेम है वो याद करना है, लेपेरुडीन और बाइवेलोरुडीन, ठीक है? तो ये हमारे पास इनके डायरेक्ट 10A के इन्हिबिटर
इनहिबिटर्स होते हैं, तो इन्होंने 10A को इनहिबिट करना है। एक और होता है आर्गेट्रोबैन। आर्गेट्रोबैन क्या होता है कि ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, थ्रोम्बिन की जो कैटालिटिक साइट है ना उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो दोनों ड्रग्स जो हैं हमारे पास, इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, लाइपेरोडीन और आर्गेट्रोबैन की। लाइपेरोडीन जो है वो कैसे क्लियर होता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन से, यानी कि यूरिन में निकल जाता है। और उसके अलावा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म आर्गेट्रोबैन का जो है ना, उसका ही हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर तो एक पेशेंट है उसकी किडनी ख़राब है, तो उस पेशेंट को हम आर्गेट्रोबैन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गेट्रोबैन सिर्फ लिवर से क्लियर होता है। तो इन ड्रग्स के कोई भी एंटागनिस्ट आपको अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी आप कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? पहले से जो थ्रोम्बाए बने हुए हैं उसमें एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी का काम नहीं है। इसका काम क्या है कि थ्रोम्बस की फ़ॉर्मेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है? यानी कि उसकी फ़ॉर्मेशन को नहीं होने देना। तो डीवीटी में इसका काम होता है, तो डीवीटी में हेपरिन देते हैं प्रोफाइलैक्टिकली ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है? जो उनके अंदर जो डीप वेन्स होती है ना, जो लोग ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं, और उसके अलावा जिनका कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, या कोई सर्जरी वगैरह हुई है और उनकी टाँगें क्योंकि मूव नहीं कर रही, तो वेन्स में क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आप प्रोफाइलैक्टिकली, यानी कि डिज़ीज़ होने से पहले, क्लॉट बनने से पहले ही हेपरिन दे सकते हो। आर्टीरियल एम्बोलिज़्म में आप दे सकते हो, ठीक है? सिस्टेमिक एम्बोलाए, ताकि ऐसे लोग जिनका वॉल्व वगैरह रिप्लेसमेंट हो रही है, हार्ट सर्जरी हुई है, वॉल्व रिप्लेसमेंट हुई है, उसमें आर्टीरियल एम्बोलिज़्म को प्रिवेंट करने के लिए आप हेपरिन दे सकते हो। एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में क्या होता है कि जो एट्रिया में फिब्रिलेशन हो रही होती है ना, वहाँ क्लॉट्स बनते हैं और अक्सर वो टूट के ब्रेन में जा सकते हैं, तो स्ट्रोक हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देते हो कि पेशेंट को एंटीकोएगुलेशन देते हो, यही वाली हेपरिन और वारफरिन की। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं, जिनके हार्ट को ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा, आप उनको देते हो हेपरिन देते हो, साथ उसको एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी देनी है ताकि क्लॉट्स ना बन सकें, ठीक है। उसके अलावा इनको आप एक तो हेपरिन देते हो एंटीकोएगुलेंट, इनको एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी देते हो, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से प्रिवेंट करने के लिए ना थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स भी देते हो। और एंटीकोएगुलेंट के मुकाबले में थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इन पेशेंट्स में, जो कोरोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के पेशेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, क्योंकि थ्रोम्बस तो बन जाता है अक्सर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो होता ही इस वजह से, थ्रोम्बस बना हुआ होता है। तो अक्सर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बस बना हुआ है, तो आप थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हो, वो इस थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, और रीपरफ्यूजन बिल्डअप करने में ज़्यादा काम किसका है? थ्रोम्बोलिटिक का है, क्योंकि वो थ्रोम्बस को तोड़ते हैं, और दोबारा से क्या होता है कि जो कार्डियक डिज़ीज़ हुई थी या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, इसके ऑक्लूड होने की वजह से वो चीज़ कम हो जाती है पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को ये देते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट को कंबाइन करना है आपने, जो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट है, एंटीकोएगुलेंट को एंटीप्लेटलेट के साथ आपने हमेशा कंबाइन करना है, तो ये फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ताकि एक दफ़ा अगर ऑक्लूड हुई थी ना कोरोनरी आर्टरी, तो वो दोबारा से थ्रोम्बस बनने से ऑक्लूड ना हो, इसलिए आपने लाजमी उन पेशेंट्स को हेपरिन यानी एंटीकोएगुलेंट के साथ एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी देनी है। और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और डीआईसी हम पढ़ चुके हैं, डीआईसी में भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। डीआईसी में आप आईवी हेपरिन देते हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हो, और एंटीथ्रोम्बिन 3 देते हो, थ्रोम्बेट के नाम से आता है। तो ये सारे इन्होंने क्या कराना होता है? क्लॉटिंग प्रिवेंट करनी होती है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट एंटीकोएगुलेंट्स। और आपने बस डायग्राम्स अच्छे से देखनी है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके क्लिनिकल फीचर्स देख लेने हैं, क्या-क्या मेन चीज़ें होती हैं, क्या-क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।